तो तमाम विकल्पों की बात और साथ ही साथ सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ चुके हैं। अब देखना होगा कि कल के आखिरी दिन आकर किस तरह का रूप देखने को मिलता, किस तरह का माहौल देखने को मिलता, क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं। हम बात करेंगे दीपक तिवारी के साथ, विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। और दीपक, जिस तरीके से आज का दिन भी पूरा बीत गया, हंगामे की भेंट चढ़ गया, जो बिल का जिन्न निकालने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, शायद वो पूरी तरीके से सफल होता नजर नहीं आया। लेकिन कोयले का जो मामला, क्या कहें कि विपक्ष इसको उठाने में पूरी तरीके से सफल रहा, क्या कहें आज के दिन को लेकर के? देखिए, आज के दिन की अगर बात करें, जिस तरीके से कल जब संविधान संशोधन विधेयक वहां पर पेश किया गया था, तो उसके बाद से लगातार सरकार पे आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं जो कोयला घोटाला है, इस मामले को लेकर सरकार लगातार उस मामले को छुपाने का प्रयास कर रही है, उस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कहीं सदन में जाने से पहले जो नेता सदन है सुशील कुमार सिंधे, उनका भी यह बयान आया था कि पूरी कोशिश ये करेंगे कि आज किसी भी हालत में बिल पास हो जाए, इस पर कम से कम चर्चा वहां पर हो, इस पर बहस वहां पर हो। लेकिन जिस तरह से आज जैसे ही सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई 11 बजे, तो फिर से वहां पर हंगामा मचा, फिर से विपक्षी सदस्यों ने जमकर वहां पर कोयला घोटाले को लेकर हंगामा मचाया और यही आरोप उन पर लगाया कि जो संविधान संशोधन बिल है वो इस कोयले घोटाले मुद्दे को दबाने के लिए पेश किया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक की सारी स्थिति हम देखते हैं उत्कर्ष पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार का जो रुख रहा है, सरकार ने लगातार जो भी आरोप उस पर लगे हैं उस पर सफाई अपनी दी है, कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। इससे पहले हम देखिए कैग ने पूरा मामला उठाया था, तो कैग पर उन्होंने सवाल दागे। सीबीआई ने उनके ही जो मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री राजेंद्र डरदा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। कांग्रेस के सांसद है विजय डरदा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। तो कांग्रेस अब उनका भी बचाव कर रही है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि किसी के खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज हो जाती है तो वो दोषी साबित नहीं हुआ था। अब किसी के खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, यानी कि शुरुआती जांच में वो सारी चीजें निकल कर आई हैं। हालांकि इस सीबीआई के जो छापे हैं इसको लेकर भी कई सारे सवाल यहां पर उठे हैं। बहरहाल बात करेंगे आज के इस सत्र की। अगर वापस लौटें, मायावती का एक बयान बड़ा चौंकाने वाला यहां पर आया है। कल भी ये बयान वहां पर आया था मायावती का। पूरे सत्र के दौरान बीजेपी यहां पर लगातार हंगामा करते रही सत्र पे, मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं आई। बसपा के सांसद वहां पर चुपचाप बैठे रहे। हालांकि लोग सरकार के समर्थन में वहां पर दिखाई दिए, लेकिन चर्चा करने की बात वो लोग करते हैं। लेकिन आज जब संविधान संशोधन विधेयक आता है तो मायावती ये बयान जारी करती हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की वजह से सत्र नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से बिल अटका पड़ा है। यानी कि मायावती को ज्यादा चिंता है संविधान संशोधन बिल की, बजाय इसके कि संसद की जो कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चल रही है। कोयला घोटाला जिसमें 1,86,000 करोड़ का यहाँ पर घालमेल हुआ है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, बजाय उसके बस उनको चिंता है कि संविधान संशोधन विधेयक है वो यहाँ पर पेश नहीं हो पा रहा है, उस पर बहस नहीं हो पा रही। मायावती के आज के बयान से कम यही जाहिर होता है। और मुझे इसके पीछे एक वजह यही लगती है उत्कर्ष कि मायावती का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश यही है कि अगर वो इस मुहिम में कामयाब हो जाती हैं, जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने इस मामले को उठाया था, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी प्रमोशन में आरक्षण बिल को, उसके बाद सदन में इसको पेश किया गया, लेकिन हंगामा वहां पर लगातार हुआ है। तो उसको देखते हुए यही लगता है कि जो आरक्षित वर्ग के उनके वोट हैं, मायावती निगाहें टोटली वहां पर हैं। वो चाहती हैं कि 2014 का जो आम चुनाव है, बसपा की बात करें, राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वहां पर ये सारी चीजें होती है तो मायावती उसका फायदा पूरा का पूरा यहाँ पर लेना चाहती है, जिस वजह से उनका ये बयान आया। अगर आप वाकई में आपको चिंता थी कोयला घोटाले की, संसद में हंगामा हो रहा है इसकी, तो वाकई में इससे पहले आज तक आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया? और इसके साथ साथ एक और बयान यहाँ पर आता है, चंद्रबाबू नायडू है जो तेलुगुदेशम पार्टी के, हालांकि वो भी इस मुद्दे पर अभी तक शांत है। हालांकि आज उन्होंने भी खुलकर इसका विरोध किया है कि संसद में जो कोयला घोटाला हुआ है उस पर कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने चाहिए। माकपा ने भी सुर में सुर मिलाया है कि सारे ब्लॉक आवंटन रद्द होने चाहिए। भाजपा की बात करें तो भाजपा थोड़ा नरम होती दिखाई दी है। आज भाजपा ने साफ किया है कि कोई बात नहीं, अगर पीएम इस्तीफा नहीं देते हम मान जाएंगे, लेकिन जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं कम से कम उनको यहां पर रद्द किया जाए। इसके साथ साथ एक स्वतंत्र एजेंसी से पूरे मामले की जांच कराई जाए। यानी कि भाजपा ने नरमी दिखाई। इससे पहले तक हम देखते हैं पूरे 10 या 11 दिन जो भी रहा, भाजपा अड़ी रही, कांग्रेस अड़ी रही, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सत्र हंगामेदार रहा, हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भाजपा ने थोड़ी नरमी दिखाई है, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी है, कायम है। श्री प्रकाश जायसवाल जो कोयला मंत्री हैं वो बोलते हैं कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने हैं या नहीं होने, इस पर हम कोई फैसला लेंगे। यानी कि सरकार अपने रुख पर कायम है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए था। कोशिश ये करनी चाहिए थी, जब भाजपा एक कदम पीछे हट सकती है तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश ऐसी निकालनी चाहिए थी कि संसद में बहस हो। पूरा सत्र निकल चुका है, कोई महत्वपूर्ण कामकाज वहां पर नहीं है। 2-4 हम विधेयकों को छोड़े जो हंगामे के बीच पारित हुए, तो कोई कामकाज वहां पर नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं हम यहाँ पर कि सरकार ने पूरी कोई भी कोशिश यहाँ पर नहीं की। बीजेपी ने थोड़ा सा कदम आखिरी समय पर आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मानसून सत्र लगभग समाप्त होने की ओर है। कल आखिरी दिन यहाँ पर है और मुझे आज के आसार के बाद तो यही लगता है उत्कर्ष कि कल भी यही कुछ रहने के पूरे आसार है। और फिलहाल कोई महत्वपूर्ण विधेयक वहां पर नहीं रखा जाना है, कोई चर्चा होने के कोई आसार वहां पर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो मायावती का रुख लग रहा है, जिस तरह से मायावती पूरी ताकत लगा रही हैं कि बिल को लेकर के कुछ काम हो सके, कुछ कदम आगे बढ़ाए जा सके। उनकी कोशिश ये भी होगी कि कल संसद में कुछ देर का वक्त शांतिपूर्वक गुजर सके, ताकि बिल को लेकर के कुछ कदम आगे बढ़ाए जा सके, या फिर विशेष सत्र की बातें जो की जा रही हैं। लेकिन क्या
सवाल जो उठता है, क्या विपक्ष, क्या बीजेपी, एनडीए जिस तरह से अपना विरोध जताता रहा है और साफ तौर पर कोयला घोटाले को लेकर के पहले इस पर चर्चा कराने की जो मांग की जा रही है, क्या इस चर्चा के पहले बिल को लेकर के कोई कदम उठाया जा सकेगा? नहीं, क्या बीजेपी कदम उठाने देगी? नहीं, देखिए अभी तक का जो सारी से प्रकाश जावड़ेकर ने थोड़ी देर पहले एक पीसी वहां पर गई थी, उन्होंने साफ कर दिया कि कल संसद में एनडीए के जितने भी एमपी हैं वहां पर वो लोग धरना देंगे। सरकार के इस फैसले के विरोध में सरकार लगातार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो मांगे उन लोगों ने वहां पर की है उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने अड़ियल रुख अपनाया है। तो इसके खिलाफ कल संसद के परिसर में सभी के सभी एनडीए के जितने एमपी हैं वहां पर बैठ के वो धरना देंगे, विरोध करेंगे। यानी कि स्थिति साफ है कि संसद की कार्रवाई कल भी नहीं चलने जा रही। पहले बाहर वो धरना देंगे, अगर अंदर ही कार्रवाई शुरू होती है तो वहां पर वो उसका विरोध करेंगे। यानी कि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मायावती कितनी ही कोशिश यहां पर कर ले, बीजेपी अपने स्टैंड से यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। और ऐसी स्थिति यहां पर होती है, बिल में पास होना तो बहुत दूर की बात है, संविधान संशोधन विधेयक, उस पर चर्चा होना ही बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है। और कल भी यही लगता है कि सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी, लगता है कि अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो जाएगा जब तक संसद का दूसरा सत्र शुरू नहीं होता है। बिल्कुल, राकेश खंडूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पूरी स्थितियां बनी हुई हैं और इसमें जो सरकार का, केंद्र सरकार का या फिर कहें कांग्रेस का जो स्टैंड बना हुआ है, पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा ना हो। किरकिरी, सीधे तौर पर सरकार है तो किरकिरी भी उन्हीं की होनी है, किरकिरी ज्यादा ना हो, इसको बचाने की पूरी कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से, यही कहेंगे क्या? बिल्कुल सही है। बिल्कुल कांग्रेस ने बिल्कुल एक, आप देखिए, बहुत रक्षात्मक रुख अपनाया है और उसका रक्षात्मक रूप जो देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में गिर जा रही है। तो कोल घोटाले में भी, कोल जो आवंटन घोटाले की जो बात सामने आई है, तो उसको लेकर भी कांग्रेस का जो रवैया है वो बड़ा ही रक्षात्मक है और जो प्रतिपक्ष है वो इसी का लाभ उठा रहा है, लगातार उस पर हमले बोल रहा है। और संसद की जो कार्रवाई जो आप देख रहे हैं कि लगातार बाधित हो रही है, ये सिलसिला ये आज का नहीं है, कोल घोटाले का नहीं है। आप देखिए 2G स्पेक्ट्रम में भी यही हुआ। तो बहस से बचने के प्रयास हो रहे हैं और ये बहस से बचने के जो प्रयास हो रहे हैं ये बहुत गड़बड़ है और ये नहीं होना चाहिए। संवादहीनता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उससे चीजें साफ बाहर नहीं निकलेंगी, यही एक कारण उत्कर्ष। तो संवादहीनता तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ऐसा करके, ये संवादहीनता कायम करके, क्या सरकार जिस चीज को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं कुछ राज्यों के और साफ तौर पर 2014 की भी तैयारी चल रही है, विपक्ष भी लगा हुआ है, कांग्रेस भी लगी हुई है, क्या बचा पाएगी कांग्रेस या फिर सरकार बचा पाएगी या फिर इस मुद्दे को कैश करा पाएगा विपक्ष? क्या कहेंगे? देखिए युद्धकर्ष 2 या 4 राज्यों में भी चुनाव होने हैं और जो आपने देखा होगा कि जब कोल आवंटन का जो मामला सामने आया और कांग्रेस उस पर जब बहुत ज्यादा बुरी तरह से घिर गई, तो वो अचानक वो एक आरक्षित श्रेणी का जो मामला जो सामने आया है, आरक्षण का जो मामला सामने आया, उसका एक बिल लेकर वो आ जाती है। तो ये उस जो पूरा का पूरा जो उस पर हमले बोले जा रहे थे उसको डाइवर्ट उसने कर दिया और उसको डाइवर्ट करने के बाद वो दूसरा मुद्दा सामने ले आई। तो अब जो है बहस शिफ्ट हो गई, बहस चली गई दूसरी जगह। लेकिन बीजेपी ने इसमें स्टैंड लिया और उसने लगातार हालांकि उस पर यह सवाल भी पूछे गए कि आरक्षण के रुख पर उसका क्या रवैया रहेगा, लेकिन उसने कोल के जो मामला था, कोल आवंटन घोटाले का जो मामला था, वो उस पर अडिग रही और उसी मामले पर अभी तक उसका स्टैंड क्लियर है। वो उसी मामले पर, वो भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, संप्रग सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि कल का दृश्य भी आपको यही दिखने वाला है। फिलहाल दीपक, जो स्थिति जिस तरह से बीजेपी ने बिल को लेकर के, संविधान संशोधन का जो बिल है, इसको लेकर के अपनी स्थिति, प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, सिर्फ कोयले को लेकर के, कोयला घोटाले को लेकर के ही आवाज बुलंद करने का काम किया जा रहा है, पहले उस पर चर्चा कराने की मांग की जा रही है। क्या जिस तरह से सरकार ने कोशिश की कि बिल को ला करके, बीच में बिल को ला करके ये कोयला घोटाले को, मामले को थोड़ा दबाने की कोशिश की जाए, क्या बीजेपी जो स्टैंड ले रही है ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्या बिल के पक्ष में खुल करके अभी सामने नहीं आ रही है, अभी कोयले पे जुटी हुई है बीजेपी, क्या ये बीजेपी के लिए कहीं से नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, जब संविधान संशोधन बिल पेश करने की बात हुई तो बीजेपी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि बीजेपी इस बात को मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ गए होंगे वो लोग कि अगर वाकई में अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर वो कोई स्टैंड यहाँ पर लेते हैं इस बिल को लेकर और अपना पक्ष या विपक्ष इस पर जाहिर करते हैं, इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को मेरे ख्याल से इसका नुकसान ही होता। अगर बीजेपी समर्थन भी करती तो भी बीजेपी को उसका नुकसान होने जा रहा था। नुकसान
इस लिहाज से मैं इसको कहूंगा कि बीजेपी ने तकरीबन 11 दिनों तक संसद नहीं चलने दी, सिर्फ कोयला घोटाले को लेकर। आखिरी के 2 दिन पहले अगर बीजेपी इस बिल को लेकर वहां पर अपना समर्थन जताती या इसका विरोध करती तो निश्चित तौर पर कोयला घोटाले का जो मामला था पूरी तरीके से वो पीछे चला जाता, और इस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस के साथ साथ या दूसरी पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में है, वो बीजेपी को यहां पर घेर सकती थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है, और कांग्रेस अगर इस बीजेपी इसका समर्थन करती तो कांग्रेस का फायदा लेके जाती, जनता के बीच इस बात को प्रचारित किया जाता कि हम लोग आरक्षित वर्ग के साथ हैं, हम लोग को उनकी चिंता है, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग तरक्की करें, वो लोग आगे बढ़ें, और इसी वजह से हमने इस बिल को पेश किया। लेकिन और बीजेपी ने भी इस पर अपना समर्थन दे दिया। अगर बीजेपी इसका विरोध करती तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस इसी बात को शायद प्रचारित करती कि हम तो चाहते थे इस बिल यहां पर आए, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही है। तो शायद बीजेपी इस रणनीति को कहीं ना कहीं समझ गई थी, और इसी वजह से बीजेपी ने कोई स्टैंड इसमें लेना उचित है मेरे ख्याल से नहीं समझा, ताकि कोयला घोटाले वाला जो मुद्दा है जिसको लेकर उन्होंने लगातार 10 दिनों तक संसद नहीं चलने दिए, उस मुद्दे को कम से कम गर्मा के रखें। और संसद का मानसून सत्र अगर खत्म भी होता है तो उसके बाद भी जो दिसंबर की बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। दिसंबर में हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं विधानसभा के, कम से कम उन 2 महीने तक इस माहौल को गर्मा के रखा जाए वहां पर, ताकि उन विधानसभा चुनाव में, हालांकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कई तरह के सवाल उन सरकारों पर उठाएं, कई तरह के आरोप लगे, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहती थी कि दोबारा से उस राज्यों की सत्ता पर वो कायम रहे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, उसके बाद हम देखते हैं 2 चुनाव के बाद वहां पर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी चाहती थी कि जो राजस्थान स्टेट है जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सत्ता पिछली बार बीजेपी के पास से चली गई थी, कम से कम उसको वापस हासिल किया जाए इस मुद्दे के जरिए। अगर बीजेपी इस पर कोई स्टैंड अपना ले लेती तो निश्चित तौर पर वो मुद्दा पीछे छूट जाता, और इस मुद्दे को कोई या तो बसपा की बात कहूंगा या फिर कांग्रेस की, वो इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना ले जाते, और निश्चित तौर पर उनको इसका थोड़ा बहुत फायदा भी मिलता है। एक बहुत बड़ा वर्ग, भले ही सरकार को बहुत बड़े वर्ग की नाराजगी यहां पर झेलनी पड़ती, लेकिन एक वर्ग, एक आरक्षित वर्ग की बात करूं जिसको इस बिल का फायदा होने जा रहा है, उन लोगों का कम से कम उनको यहां पर फायदा मिलता। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने शायद इसी वजह से कोई स्टैंड यहां पर नहीं लिया कि अगर वो लोग इसका समर्थन भी करते हैं, अगर वो लोग इसका विरोध भी करते हैं, तो पूरी तरीके से नुकसान उन्हीं को यहां पर होने जा रहा है। और जो मुद्दा पिछले 10 दिनों से वो लगातार गर्मा के बैठे थे, चाहते थे इस मुद्दे को भुनाया जाए, उसको भुनाने में वो लोग असफल यहां पर रहते। कल का जो आखिरी दिन है उस पर क्या कहा जाए कि आखिर किस तरीके से विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे वो सपा हो, कल किस तरीके, कल का जो आखिरी दिन है उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, कल के दिन की अगर बात करें, बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो लोग संसद के बाहर धरना देंगे। बिल्कुल। बसपा की मैं बात करना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर अभी जो संसद की कार्रवाई चल रही है, मुझे बसपा यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी जिसको इन सारी चीजों से दिक्कत होने लगी है पिछले कुछ दिनों से। इससे पहले तक बसपा को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। अचानक मायावती जी मैदान में कूदती हैं, कहती हैं इस बिल को पास कराने के लिए। उन्होंने अरुण जेटली से मुलाकात की, सुषमा स्वराज से मुलाकात की, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि 1 या 2 घंटे तक आप हंगामा ना करें जब तक कि बिल ना पास हो जाए। यानी कि उनकी मंशा थी कि सिर्फ ये बिल पास हो जाए, ताकि वो लोग उत्तर प्रदेश के जो या पूरे देश में जो चुनाव होने हैं, आम चुनाव, वहां पर जाके इसको कैश करा सकें, और जो आरक्षित वर्ग है, जो बसपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, कम से कम वो टूटे ना, दूसरी पार्टी के पास ना जाए। तो बसपा बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और बसपा ने आज जो बयान यहाँ पर मायावती ने जारी किया है कि कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है कि भाजपा जिस तरीके से 2 मांग रख रही है, तो कांग्रेस को भी उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना चाहिए था, ताकि संसद की कार्रवाई चल सके। हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा, उनकी चिंता कोयला घोटाला नहीं है, उनकी चिंता संसद का समय बर्बाद हो रहा वो नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ है संविधान संशोधन विधेयक। और कल के दिन भी जिस तरीके से मायावती ने आज ये बयान दिया है कि संसद का जो मानसून सत्र है इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका समय बढ़ाया जाए, ताकि हंगामा थमे और वो बिल यहां पर पास हो सके। ऐसी स्थिति नहीं होने पर मायावती ने एक ऑप्शन और दिया है कि अक्टूबर में संसद का विशेष सत्र यहां पर बुलाया जाए, 1 दिन का भले ही वो बुलाया जाए, ताकि ये महत्वपूर्ण वहां पर बिल वहां पर पास हो सके। यानी कि कल के दिन में देखें तो बसपा की बयानबाजी क्या रहेगी, बसपा के सांसद वहां पर क्या स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी जो लगातार संसद में हंगामा कर रही है पिछले 11 दिनों से, लगातार कोलगेट को लेकर वहां पर बवाल कर रही है, वो फिलहाल कोई नरमी दिखाने के मूड में अब तो नहीं दिखाई दे रही। और जिस तरह के सरकार का रुख रहा है, बीजेपी के एक कदम पीछे हटने के बाद उसके बाद नहीं लगता कि कल कोई कार्रवाई सदन में होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्रवाई के बाद क्या बयानबाजियां होती हैं, निश्चित तौर पर मायावती दोनों लोगों को कोसेंगी। कल तक सिर्फ भाजपा को कोस रही थी, आज उन्होंने कांग्रेस को भी कोसा है, भाजपा को भी कोसा है। कल कुछ और शायद कोई नई चीज उनकी निकल कर आएगी, कुछ और नई वो डिमांड करेंगे। लेकिन उनके पीछे तो सिर्फ उनको एक ही चीज नजर आ रही, शायद उनका वोट बैंक। और बाकी दलों की बात करूं, बाकी दलों की मंशा भी निश्चित तौर पर यही है, उत्कर्ष। क्योंकि अगर वाकई में आप बहस चाहते थे इस मुद्दे को लेकर, तो इसमें अच्छी खासी बहस हो सकती थी। कई सारे ऐसे पहलू थे जिससे जनता अनजान है, लोग जानना चाहते हैं वाकई में कोयला घोटाला जब हुआ था इसमें भाजपा की क्या भूमिका है, क्योंकि भाजपा के कई सारे मुख्यमंत्रियों पर यहां पर आरोप लगे हैं। रमन सिंह की बात करूं, शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मैं बात करूं, उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि कोयला ब्लॉक की जो नीलामी हो रही है उनकी नीलामी ना की जाए और सीधे इसी तरीके से वो आवंटित कर दिए जाए, जैसा कि हुआ भी। हालांकि रमन सिंह ने इस पर सफाई भी दी थी कि सरकार, अगर उन्होंने इस बात को खत लिखा है जैसा प्रचारित किया जा रहा है, तो सरकार उस खत की कॉपी दिखाए। हालांकि एक कॉपी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन भाजपा पर के गिरेपान पर भी कोयले की काली यहाँ पर लगी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर अगर बहस होती तो कहीं ना कहीं छींटे भाजपा पर भी यहाँ पर आते। कांग्रेस में तो ऑलरेडी आरोप कांग्रेस पर लगे रहे हैं, सीबीआई के छापे के बाद ये स्थिति स्पष्ट भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी पूरी कोशिश यही कर रही थी कि बहस से थोड़ा बहुत अगर बचा जाए तो बचा जाए, ताकि फिलहाल इस मामले को लोग
लोग सिर्फ कांग्रेस पे केंद्रित रहे और कांग्रेस पर ही आरोप लगाकर पूरा सत्र में हंगामा कर दिया जाए ताकि वो सारी चीजें निकलकर बाहर ना आए। तो अल्टीमेटली उनकी मंशा भी शायद यही थी। आगामी जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, उन सबकी निगाहें भी वहीं पर थी। बात सिर्फ बसपा की भी नहीं है, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, बसपा करें, जितने भी दल हैं उनकी निगाहें तो वहीं पर हैं। भले ही जनता के सामने टीवी पर संसद, राज्यसभा या लोकसभा में वो लोग उनकी हितों की दुहाई देते नजर आते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी इससे उलट है। और जिस तरह से घोटाले एक के बाद एक सामने आते हैं वो इस बात को साबित भी करते हैं। तो वार लगातार जारी है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। मानसून सत्र के खत्म होने का लग रहा है कि इंतजार किया जा रहा है कि सत्र खत्म हो, बवाल खत्म हो, जवाब देने का समय खत्म हो, ताकि जवाब कम से कम दिया जा सके, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अपने सांसदों के ऊपर, संसद के ऊपर टिकी हुई हैं। आखिर किस तरह से कार्यवाही चल रही है, किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब क्यों और कैसे दिया जा रहा है, उन्हें कैसे दबाने की, सब इसको समझ भी रहे हैं। फिलहाल जो राकेश, जिस तरीके से सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की, इसके बाद 5 कंपनियों के खिलाफ मामला एफआईआर दर्ज भी की गई, उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसमें पहले जानकारी दे दी गई थी, सबूतों को छुपाने का पूरा काम कर लिया गया था और इसके बाद छापे मारे गए, इसलिए पूरे तथ्य सामने नहीं आ पाए। यहां पर भी सरकार के इशारों पर ही सीबीआई चल रही। ये जो सवाल उठे हैं, ये जो आरोप लगे हैं, वो अब कितना प्रभाव डालने वाले हैं? देखिए, उत्कर्ष, सीबीआई पर जो सवाल उठ रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये मतलब आप देखिए कि पिछले 1.5 दशक में सीबीआई जितनी ज़्यादा कटघरे में खड़ी हुई है, शायद ही कभी देखने में आया होगा। सीबीआई पर लगातार सवाल उठते हैं और जब भी कोई सत्तारूढ़ दल, चाहे वो आप देखिए कि एनडीए सरकार जब चली तो उस समय कांग्रेस ने खुद सवाल उठाए सीबीआई पर। तो सीबीआई को ये माना जाता है कि वो जो सत्ता में बैठने वाली पार्टी है, जो सरकार है, उसका टूल है, उसके उपकरण की तरह वो काम करती है। तो यही इसी बात को ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि उन्हें एक मेल आया है एक अधिकारी का जिसकी अपनी कंपनी है और वो उसको पहले 2 दिन पहले बता दिया गया था कि भाई आप सारे दस्तावेज आप समेट लें क्योंकि छापे पड़ने वाले हैं। तो अगर ये सच्चाई है, इसमें जरा भी सच्चाई है, तो ये बहुत गंभीर बात है और निश्चित तौर पर यह सीबीआई की जो आज तटस्थता का जो मुद्दा उठ रहा है वो बिल्कुल कायदे का मुद्दा है। उस मुद्दे को, उसका मुद्दे का समर्थन होना चाहिए। अगर ये पहले ही अधिकारियों को बता दिया जाता है कि भाई छापे पड़ने वाले हैं, क्योंकि सीबीआई ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लास्ट में, आखिरी में तमाम मुद्दे होते हैं और उस पर एक यकीन करते हैं लोग। जब भी कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि भाई हमें सीबीआई से जांच करानी है। सीबीआई की इतनी ज़्यादा स्वीकार्यता है और इतनी विश्वसनीयता है और इस तरह के अगर मुद्दे उठते हैं तो उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगते हैं और ये बड़ा गंभीर मामला है। तो मेरा मानना है कि अगर केजरीवाल की बात में जरा भी सच्चाई है तो ये गंभीर बात है और केजरीवाल को भी केवल ट्वीट करने से आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले को वो चाहें तो उनके पास विकल्प खुले हैं, वो कोर्ट में इसको चुनौती दें। अगर उनके पास तथ्य हैं तो वो इस मामले में एक नया मोड़ आ सकता है। वो चाहें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है इस मुद्दे पर अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन अगर ये केवल बयानबाजी है तो फिर जो राजनीतिक दल हैं, मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं, जो बयानबाजी करते हैं उनमें और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। उनके बयानबाजी में और उनमें कोई फर्क नहीं कर। बिल्कुल। तो साफ तौर पर जो सवाल उठे हैं, सीबीआई के खिलाफ जो सवाल उठे हैं, क्या विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाएगा? निश्चित तौर पर मुद्दा बना सकता है, पर आप देखिए कि विपक्ष ये कभी भी नहीं करेगा कि वो केजरीवाल कोई मुद्दा उठाएं और उस मुद्दे को वो वहाँ उठाएं, क्योंकि वो कहीं भी नहीं चाहते थे कि कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो या ऐसी पार्टियां जो उनके आंदोलन का समर्थन करती हैं, मुख्य समर्थन करती हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगी कि केजरीवाल कोई मुद्दा उठाएं या फिर उसका समर्थन करें। तो मुझे यह लगता है कि इस मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन मिलने वाला नहीं है। खुद शिवसेना का भी स्टेटमेंट आया था, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया कि वो हमें मूर्ख ना समझे, हमें सब पता है सीबीआई क्या कर रही है और हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं और ऐसा कुछ गड़बड़ होगा तो हम देखने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का समर्थन उनको नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो उन्होंने बात उठाई है इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और निश्चित तौर पर ये बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसकी जो अगर उन्होंने बात बोली है तो इसकी सच्चाई की तह पर जाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सबको अपना अपना नया शिगुफा छोड़ना है, कहीं एक दूसरे से मैच ना करने पाए, क्योंकि समर्थन और विचारों से मेल खाते हुए ना नजर आए, इसका पूरा ख्याल रखना है। लेकिन ये जो शिगुफे छोड़ने का दौर जारी है, इसमें जो एक महानुभाव अभी पीछे छूट रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात करना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो धारणा रही, आम धारणा रही है, जब भी कोई बड़ा मसला आता है वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं।
आज भी मौन है, आज भी वो कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, वो ना ही बचाव करते नजर आ रहे हैं, ना ही कुछ अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। मौन को हमारे यहाँ एक स्वीकृति भी माना जाता है। तो फिलहाल ये जो लंबा मौन है, हर मुद्दे पर मौन रहने की ये जो आदत है प्रधानमंत्री की, फिलहाल के मौन को क्या माना जाए? क्या ये एक स्वीकृति है या फिर कुछ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के पास नहीं है, या फिर क्या समझा जाए इस मौन को? देखिए, अगर देखा जाए मनमोहन सिंह का जो मौन है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनको लाभ मिला है, उससे भले ही पार्टी को नुकसान हुआ हो, लेकिन उनको खुद निजी तौर पर उनको इसका लाभ मिला है। और आप देखिए कि जब बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होती है तात्कालिक रूप से, तो उस प्रतिक्रिया अगर क्रिया नहीं है, अगर क्रिया होती है और उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो वो शिफ्ट हो जाती है जो, और उसको बाद में अगर आप उसका जवाब देते हैं तो उसका कोई भी रेमेडी देते हैं तो वो स्वीकार कर ली जाती है। तो आप देखिए कई मसले, 2G स्पेक्ट्रम हुआ हो या ये कोयला वाला मामला भी हुआ हो, तो इस मामले में भी सीबीआई की जांच पहले भी हो सकती थी, सरकार चाहती तो तत्काल, जैसे इस मुद्दे पर सवाल उठे थे तो तत्काल उस समय कार्रवाई हो सकती थी, सीबीआई छापे मार सकती थी। लेकिन उसने धीरे धीरे जो है, पहले इस मामले को पहले गर्म हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद फिर ये छापे पड़े, तो चीज़ें जो है धीरे धीरे मैच्योर होती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की यही रणनीति है कि वो जब उनके पर हमला बोला जाता है तो वो आराम से उस हमले को झेलते हैं और उसके बाद फिर वो वैक्यूम की तरह मतलब उसको बाहर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है। हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से कोयला घोटाले की आग अभी और झुलसाने वाली है, और बिल, संविधान संशोधन का जो बिल है वो इस आग को ठंडा कर पाता है या नहीं ठंडा कर पाता, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और अब सवाल जो उठ रहे हैं, जिस तरह से विशेष सत्र की बातें की जा रही हैं, दीपक आपके पास आएंगे। दीपक, जिस तरीके से विशेष सत्र की बातें की जा रही हैं, क्योंकि मानसून सत्र तो बेकार हो गया, जिस तरीके से कहें कोई भी चर्चा, कोई भी काम नहीं हो पाया, कोयला घोटाले को लेकर के जो बातें उठी वो उसमें भी कोई चर्चा स्पष्ट नहीं हो पाई। बिल को उठाने की कोशिश की गई, भले ही बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए सरकार ने ये उठाया हो, एक शिगुफा चुड़ाव, सबको व्यस्त करने की कोशिश की हो, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। क्या विशेष सत्र बुलाने की जो बात की जा रही है, ये सरकार इसके लिए राजी हो पाएगी? और अगर विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसमें मुद्दा क्या होगा, कोयला या फिर बिल? देखिए, अगर विशेष सत्र की जो मांग हो रही है सिर्फ मायावती की तरफ से उठ रही है, जाहिर सी बात है कि मायावती चाहती है कि संविधान संशोधन जो बिल है, जो प्रमोशन पर आरक्षण का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पलटने की जो बारी है, तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि ये कम से कम ये बिल वहां पर पास हो जाए। तो ऐसे में सिर्फ मायावती ये मांग कर रही है। अगर मायावती को हम इसमें से हटाए थे, सीनियरों से अगर हटाए थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इसकी मांग कर रही है कि कोई विशेष सत्र इसके लिए होना चाहिए या इसका समय आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और नहीं ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक फिलहाल नजर आ रही है। क्योंकि अगर माना जाए मायावती की मांग को मान भी लिया जाता है, बहुत दूर की बात है, अगर मान लेते हैं कि उनकी बात पर सहमति अगर बन जाती है, तो फिर क्या होगा? जब इन 12 दिनों में कई सारी चीजें नहीं हो पाई, लगातार हंगामा होता रहा कोयला घोटाले को लेकर, तो क्या गारंटी है कि वहां पर हंगामा नहीं होगा? क्योंकि मायावती पूरी कोशिश करके देख चुकी है, भाजपा से बात करके, कि भाजपा को मनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है, भाजपा नहीं मानी। कांग्रेस से उन्होंने बात करके देख लिया, जब कांग्रेस ने भी कोई स्टैंड भाजपा की मांगों पर नहीं लिया, तो उसके बाद आज उन्होंने दोनों को कोस दिया है, यानी कि दोनों को एक ही तराजू पर उन्होंने तोल दिया है कि दोनों ही लोग निकम्मे हैं, हम चाहते हैं ये बिल पास हो, लेकिन ये दोनों ही लोग चाहते हैं बिल यहाँ पर पास ना हो। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा दिखाई थी इस बिल को पास करने की, जब केंद्रीय कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दे दी थी और राज्यसभा में इस विधेयक को पेश भी कर दिया गया था। लेकिन विशेष सत्र की जहां तक बात है, सिर्फ मायावती की डिमांड है, और मुझे नहीं लगता कि ये मायावती फिलहाल का इतना बड़ा कद यहाँ पर केंद्रीय सरकार में है या केंद्र में है, केंद्र की राजनीति में, कि उनकी इस डिमांड को वहां पर मान लिया जाएगा आसानी से और स्वीकृति इसको मिल भी जाएगी। माना मिल भी जाती है तो कोई आसार नहीं है कि ये बिल यहाँ पर पास हो जाएगा। मुद्दा कोयले का ही रहेगा, कोयले को लेकर हंगामा जारी रहेगा। बड़ा सवाल मुझे उत्तर से भी ये लगता है कि अगर विशेष सत्र नहीं हो, संभावना भी नहीं है, नहीं भी होता है, तो आगे सदन के बाहर अब क्या रुख रहेगा भाजपा का, अब क्या रुख रहेगा कांग्रेस का, सरकार कैसे अपना बचाव करती है। हालांकि सरकार ने कोशिश ये की है, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है जो उस कोयला मामले की पूरी की जांच कर रही है, और शिवप्रकाश जायसवाल ने भी आज इस बात को बोला कि जब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपेगी तो उसके बाद हम तय करेंगे कि जो कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे उनको रद्द किया जाए या ना किया जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज, हालांकि इससे निकलकर कई सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन सीबीआई की जो जांच चल रही है इसमें से कई महत्वपूर्ण चीजें निकलकर आ सकती हैं आने वाले समय में, संसद अगर नहीं भी चल रही है तो। यानी कि बीजेपी लगातार संसद से बाहर भी, अब सड़क पर भी उनको घेरने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी ने इस बात का ऐलान भी पहले कर दिया है कि संसद के बाहर भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने भी उसी की भाषा में उनको जवाब दिया था, मनीष तिवारी ने बयान दिया था कि सड़कों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुमति होगी तो कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता भाजपा शासित उन राज्यों में सड़कों पर उतरेंगे। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां
जहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश है, और जिन पर आरोप लगे हैं कि इस कोयला घोटाले में वो भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। तो ऐसे में कांग्रेस भी उन राज्यों पर सड़कों पर उतरकर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। यानी कि संसद का सत्र अगर ये खत्म कल हो रहा है, कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई, तो अब ये लड़ाई सड़क पर आ गई सीधे तौर पर, और आमने सामने की लड़ाई ये बन चुकी है। अब ये बात ये नहीं है कि सिर्फ एक विपक्ष की बात नहीं है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है, और सड़क पर ये जारी रहेगी निश्चित तौर पर, ऐसे ही आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सीबीआई की अगर जो जांच है उसमें तो कई महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आ सकती है। जैसी ये चीज निकल कर आई है कि जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए थे, कई कंपनियों ने कोल ब्लॉक ले तो लिए, लेकिन उसके बाद दूसरी जो कंपनी थी उनको मोटे प्रीमियम पर काम करने के लिए उनको दे दिया, और कई जगहों पर वहां पर काम ही नहीं हुआ। जिस तरीके से भाजपा ने भी एक सवाल उठाया था कि जिस प्रकार शिवप्रकाश जायसवाल, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल सफाई देते नजर आ रहे थे कि कोल ब्लॉक आवंटित तो हो गए लेकिन वहां पर खदान शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये घोटाले की बात सामने ही नहीं आती, कैग की रिपोर्ट अगर सामने ही नहीं आती, तो ये भी पता नहीं चलता कि कोल ब्लॉक तो आवंटित हो गए लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा है। यानी कि कंपनी की भी इसमें लापरवाही है, तो उनके खिलाफ फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो लोगों ने काम क्यों नहीं शुरू किया, इसके पीछे क्या वजह रही है, इन पर भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आपने आवंटन ले लिया, नीलामी नहीं हुई, लेकिन आपने सरकार को पैसा देके आवंटित तो करवा लिया अपने नाम पर, लेकिन आप वहां पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या उनके कुछ निहित स्वार्थ उनके छुपे हुए हैं, कि ये भी बहुत सारी पॉइंट है जो निकलकर आने वाले समय पर सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से राजेंद्र दर्दा की मैं बात करूंगा, विजय दर्दा की बात करूंगा, उनके नाम शुरुआती तौर पर सामने आए हैं। हालांकि इस कार्रवाई पर सवाल भी उठे हैं, और ऐसा कोशिश कांग्रेस ने की है, जो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगे हैं कि फिलहाल अपने ही कुछ लोगों पर एक कार्रवाई करवाकर शायद ये दिखाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, जो आरोप कांग्रेस पर लगे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग संजीदा है इस मामले को लेकर, और हम चाहते हैं सच्चाई सामने आए। लेकिन ऐसे आरोप कांग्रेस पे लगे हैं कि सारी चीजें जानबूझकर करवाई गई हैं, तो हो सकता है इसके पीछे उनकी बातों में दम भी हो सकता है। लेकिन अगर उनके पास तथ्य हैं तो पेश करें, जैसा राकेश जी ने बोला कि वाकई में केजरीवाल के पास तथ्य हैं, उनको पेश करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आगे जब सीबीआई की इंक्वायरी और आगे बढ़ेगी, उनसे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनसे पूछताछ होगी, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ सकते हैं जिनको लेकर आने वाले समय पर हंगामा मचने के बिल्कुल आसार हैं। और जिस तरीके से भाजपा की पूरी मंशा यही थी कि संसद के पूरे सत्र में हंगामा हो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, और ऐसी स्थिति वहां पर पैदा कर दे कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए। और ऐसी स्थिति उत्कर्ष निश्चित तौर पर आती तो सीधा फायदा इसको भाजपा को ही मिलता, क्योंकि एक लहर यहां पर भाजपा पूरे देश भर में यह फैलाती कि कांग्रेस, इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ए राजा जेल गए, इसके बाद इतना बड़ा घोटाला ये हो जाता है। इस पर कांग्रेस के एक स्कूल शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र सरकार में राजेंद्र दर्दा, उन पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है विजय दर्दा, उन पर आरोप लगते हैं। तो भाजपा इस चीज को लेकर जनता के बीच में प्रचारित करती है, और को पूरा फायदा शायद भाजपा को मिलता भी कुछ हद तक। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज यह है कि एक तीसरे मोर्चे की गठन की कवायद भी यहां पर सामने आई है। मुलायम सिंह ने जब वहां पर सवाल उठाया था, जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने धरना दिया, तो मुलायम सिंह भी यहां पर कहीं ना कहीं अपने हित देख रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण बिल का उन्होंने विरोध किया, और इसी बहाने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही घेरने की उन्होंने यहां पर कोशिश की थी। यानी कि कोयला घोटाले का मुद्दा सिर्फ अब कोयला घोटाला नहीं रह गया है। इस मानसून सत्र में जितनी सारी चीजें वहां पर आई हैं, अब सभी की निगाहें यह है कि अपने अपने लिहाज से इन चीजों के अपने अपने मतलब निकाले जाए, और अपनी अपनी राजनीति यहां पर साधी जाए, और अपने अपने वोट बैंक को खुद यहां पर किया जाए, ताकि 2014 का जो चुनाव है वो उसमें इनको लोगों का फायदा मिल सके। लेकिन मनमोहन सिंह ने जब तेहरान से वो लौटे थे, तो विशेष विमान में जब मीडिया से उन्होंने बात की थी, एक चीज उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी थी कि वो इस्तीफा 2014 तक नहीं देने वाले, और 2014 तक इंतजार करना होगा भाजपा को, अगर उनको सत्ता में आने का वो ख्वाब देख रही है। यानी कि वो लोग सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि वो लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीबीआई की जांच में अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं, कुछ और गंभीर आरोप यहाँ पर कांग्रेस के मंत्रियों या कांग्रेस के सांसदों पर लगते हैं। सुबोध कौन सहाय पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भी अपने भाई को यहाँ पर कोल ब्लॉक आवंटित जो हुआ था उसकी नीलामी हुई थी, उस पर उनका हाथ है। तो कई कांग्रेस के लोग इसके घेरे में आ गए हैं, और कोयले की आज अब कांग्रेस के घर तक ही पहुंच गई है। भाजपा कहीं ना कहीं अपनी इस मुहिम में सफल तो हुई है, और जिस तरीके से आज किरीट सोमैया कानपुर पहुंचे थे शिवप्रकाश जायसवाल के खिलाफ, उन्होंने वहां पर बयान दिया कि शिवप्रकाश जायसवाल का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और जिस तरीके से ए राजा जेल में गए थे उस मामले को लेकर, 2G वाले मामले पर, इस पर अब शिवप्रकाश जायसवाल की बारी है जेल जाने की, और उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो सीबीआई को उपलब्ध कराएंगे ताकि इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। यानी भाजपा पूरी तरह तैयारी ये कर रही है कि दस्तावेज जहां पर किस तरीके से जुटाया जाए और कांग्रेस को पूरी तरीके से घेरा जाए संसद का सत्र खत्म होने के बाद, अब संसद के बाहर। तो ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार की रणनीति आगे क्या होती है, सरकार कैसे इसका बचाव करती है। एक सवाल जो समाजवादी पार्टी का जिक्र किया आपने, जिस तरह से ये बिल का पूरा मसला आया था, प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सबसे पहले खिलाफत करने वाला और सबसे ज्यादा या फिर इकलौता खिलाफत करने के तौर पर दल के रूप में समाजवादी पार्टी सामने आई थी। मुलायम सिंह ने इसकी खिलाफत की थी, इसे असंवैधानिक करार दिया था पूरी तरह से। आज की जो पूरी कार्यवाही रही, चाहे वो सदन की कार्यवाही रही, चाहे इसके बाद आरोपों प्रत्यारोपों का दौर रहा और प्रतिक्रियाओं का दौर रहा, इस दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रियाएं नहीं आई। क्या अब समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि फिलहाल बिल नहीं आने जा रहा है, इस पर अभी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो मुझे एक चीज यहाँ पर नजर आती है कि इस बिल को विरोध करने के पीछे उनकी जो वजह है जी, 2004 की बात करें तो
यूपी में 80 लोकसभा सीटें तो 39 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2009 की बात करें तो 23 में आकर सिमट गए थे, लेकिन अभी के जब हम विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर 224 सीटें उन्होंने यहाँ पर जीती हैं और एक तरीके से पूरा सुपड़ा यहाँ पर साफ कर दिया। बसपा ने के पास पिछले बार 204 सीटें थी, इस बार बसपा सिमट कर आ गई काफी नीचे। तो एक माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थन में, और समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में अगर आरक्षित वर्ग की अगर बात करें, अगर वो लोग इस बिल का विरोध करते हैं तो सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी से प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या तकरीबन 16 से 18 लाख के बीच है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश मुझे इसके पीछे यही दिखाई देती है कि कम से कम इसी बहाने उन लोगों को यहाँ पर साधा जाए, और 2014 का जो है यानी कि आरक्षण के बहाने 2014 पर निशाना सीधे सीधे वो साध रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश यही है। और वो चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से बयान भी यहां पर आया था कि उनका लक्ष्य है 60 सीटें कम से कम वो हासिल करें इस 2014 के लोकसभा चुनाव में। और अगर उसका ऐसी स्थिति होती है और किसी भी बड़े दल को मैंडेट नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी बहुत ताकतवर यहां पर हो जाएगी। और जिस दिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी यहां पर संभाली थी, उस दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुलायम सिंह का अगला लक्ष्य अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता इन तमाम मुद्दों को लेकर के। राकेश, आपके पास एक सवाल लेकर के जरूर आएंगे कि जिस तरह से विरोध देखा गया था बिल को लेकर के या फिर प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर, राज्यों की बात की जाए तो कांग्रेस के शासित राज्यों में उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड में भी जम करके इसको लेकर के बवाल हुआ। कर्मचारियों ने कई दिन काम बंद रखा, काफी विरोध हुआ सरकार का। लेकिन यहां पर चाहे वो उत्तराखंड की बात की जाए और केंद्र की बात की जाए, सरकार दोनों जगह पर मुख्य रूप से कांग्रेस ही शासन कर रही है, और ऐसे में दोनों की भूमिकाओं में जो फर्क नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भूमिकाएं क्यों अलग अलग हैं? निश्चित तौर पर भूमिकाएं बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो उसका मुख्य कारण एक यही है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल जो हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, वो उस तरह के नहीं है जैसे कि केंद्र में दिखाई देते हैं। केंद्र में कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प है कि वो आरक्षण का समर्थन करें, आरक्षण बिल का समर्थन करें, और यहाँ पर आरक्षण का समर्थन तो करेंगे मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर वो चाहते तो हैं कि इसका समर्थन करें, क्योंकि कांग्रेस का जो दलित वोट बैंक है वो पारंपरिक वोट बैंक है और वो छिटक कर बीएसपी में गया है, और कांग्रेस का पूरा प्रयास रहता है कि वो उस वोट बैंक को फिर वापस ले आए। तो उसके पास एक मौका है उस वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने का। लेकिन उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल हालात हैं इस समय मुख्यमंत्री के अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि टिहरी उपचुनाव सामने आ गया है, और प्रदेश का 4 लाख कर्मचारी जब हड़ताल पर चला जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका बहुत मतलब नेगेटिव असर दिखाई देगा पॉलिटिकल, अगर आप पूरा माहौल देखें तो उसमें। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो अभी जो कदम है वो निश्चित तौर पर वो सॉफ्ट है, वो सामान्य श्रेणी के जो कर्मचारियों उनके पक्ष में है। तो लेकिन ये कितने दिन तक रहता है, क्योंकि ये कमेटी भी बनी है, वो कमेटी क्या फैसला करती है उसके बाद क्या होता है। लेकिन तात्कालिक रूप से मुख्यमंत्री की ये लचीलापन जो उन्होंने दिखाया, तो ये उनकी मजबूरी थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, और इसके तहत उन्होंने ये कार्रवाई की। लेकिन आप देखिए कि यहाँ बीएसपी जो है, बीएसपी जो लगातार ये समर्थन कर रही है कि वो आरक्षण बिल होना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए, उसको सदन में पास होना चाहिए, वही उसी पार्टी के समर्थन से यहाँ सरकार चल रही है उत्तराखंड में। लेकिन वो बीएसपी भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो भी, हालांकि उसने मुख्यमंत्री के सामने बात रखी, लेकिन इतना दबाव नहीं बनाने की कोशिश की ताकि वो जो फैसला है वो आरक्षित श्रेणी के पक्ष में जाए। तो मुझे लगता है कि अब स्थितियां जो हैं अभी तात्कालिक रूप से मुख्यमंत्री चाहेंगे कि ये जो आरक्षण का प्रेत है वो उससे मुक्ति पाएं, लेकिन बाद में क्या होता है ये 3 महीने बाद पता चलेगा। मुक्ति पाने की कोशिश जरूर की जाएगी, लाभ पाने की, राजनीतिक लाभ पाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन एक आखिरी, चूंकि कार्यक्रम भी अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, समय की घंटी बज रही है, कार्यक्रम को समाप्त भी करना होगा, तो ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा मानसून सत्र चला है, मानसून सत्र से तमाम सारी उम्मीदें और भी थी, और तमाम मुद्दे ऐसे थे जिनको छुआ भी नहीं गया, छू ही नहीं सके। देश को एक बड़ी चोट पहुंची। जो उम्मीद थी, चाहे वो राजनीतिक दलों से और चाहे वो अपने सांसदों से लोगों को उम्मीद थी, उन उम्मीदों को भी एक बड़ी चोट जरूर पहुंचाई गई है इस बार। देखिए, इस समय अगर मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर है इस देश में तो वो महंगाई है। और बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भाई महंगाई को कम करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन उस पर कोई भी पार्टी, क्योंकि वो कहते हैं कि नेचुरल है महंगाई को बढ़ना है, पर मुझे लगता है कि वो दिन भी आना चाहिए जब सारे राजनीतिक दल मिलकर ये कहें कि चलो यार एक सत्र हम ऐसा करते हैं ताकि महंगाई कम हो। बिल्कुल, आरक्षण का मुद्दा निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मेरे को लगता है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है और इस देश में बहुत बड़ी आबादी है जो आज भी 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। तो मुझे लगता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए तो इन मुद्दों पर बुलाया जाए ताकि लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके।
बिल्कुल भटकी हुई राजनीति जरूर की जा रही है, लेकिन जो असली मुद्दे थे उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की जाए, क्योंकि जनता तो परेशान है भ्रष्टाचार और महंगाई से, और तमाम बिंदुओं पर हंगामा हो जा रहा है, लेकिन जनता, आम आदमी की बात अभी भी नहीं उठ पा रही। समय की बाध्यता है, हमें इजाजत लेनी होगी आपसे। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राकेश, और दीपक आपका भी शुक्रिया है जो आपने चर्चा में हमारे साथ सहयोग दिया और चर्चा की। तमाम बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा की गई इस दौरान। निश्चित रूप से अब उम्मीद इस बात की, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उसके बाद यही उम्मीद अभी भी है कि कल का जो दिन है, कल का जो आखिरी दिन है मॉनसून सत्र का, वो भी पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। कांग्रेस अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, बसपा की कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं किसी कोशिश से, किसी तरह की कोशिश करके ये चर्चा करा ली जाए, बिल को लेकर के चर्चा करा ली जाए, और सपा जो अपना स्टैंड बनाई हुई है जाहिर तौर पर उस पर उसे कायम ही रहना है। कुल मिला जुला करके राजनीतिक रोटियां सेकने का दौर और विरोध और हंगामों का दौर ही कल भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।